नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के कांदिवली वेस्ट इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी है। इस बड़ी सोसाइटी से वैक्सीन कैंप सामने आया है। 30 मई के दिन यहां पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें 390 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। 1260 रुपये प्रति व्यक्ति लिया गया था। लोगों को शक इसलिए हुआ था क्योंकि कोविन पर उनका नाम रजिस्टर नहीं किया गया, एक्सेल शीट बनाई जा रही थी। और ये जो शक है वो यकीन में तब बदला जब 10 दिनों के बाद अलग अलग अस्पतालों से सभी को वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिल रहे थे। और उस अस्पताल से जब पूछा गया तो पता चला कि ऐसा कोई वैक्सीनेशन कैंप उनकी ओर से हाउसिंग सोसाइटी में लगाया ही नहीं गया है। अब जो ये मामला है, ये जो स्कैम है, वो पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो इसी बड़ी खबर के साथ हम सिटी सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कांदिवली में हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी ने 30 मई को कैंप लगाकर टीकाकरण करवाया था। 390 सदस्यों ने टीका लगवाया, लेकिन अब सबकी रातों की नींद उड़ चुकी है और दिन का चैन खत्म हो गया है, क्योंकि 10 दिन बाद कुछ लोगों के अलग अलग अस्पतालों के सर्टिफिकेट आए हैं और कुछ अब भी इंतजार में हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या गया है अंदर बॉडी में, ठीक है, बिकॉज जैसे किसी को कुछ नहीं हुआ आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसके वजह से ये डाउट आता है कि क्या था अंदर। टीका लेने के बाद जो भी कुछ साइड इफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ था, राइट। फिर हम लोगों के काफ़ी को सर्टिफिकेट मिला, जैसा मुझे सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो आई वांट टू नो, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो अभी आगे मुझे क्या करने का, 3 डोज लेने के, कौन से डोज लेने के, क्या लेने का, कैसे लेने का, क्या प्रोसीजर है। सबके मन में यही डाउट्स है कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव फेक था तो एक्चुअली हम लोग को दिया क्या गया। दूसरा था कि अगर वैक्सीन सही में भी दिया गया तो उसका टेस्ट क्या है, कैसे पता चले कि दिया था या नहीं दिया था। सर्टिफिकेट तो मेरे पास आ गया, तो गवर्नमेंट के नज़र में तो मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं एक्चुअली वैक्सीनेटेड हूँ या नहीं हूँ। परेशानी तब और बढ़ गई जब नानावटी अस्पताल ने सोसाइटी में टीकाकरण से इनकार किया है और नेस्को बीएमसी का सेंटर है जो पैसे ले नहीं सकता। काफ़ी प्रेशर के बाद जब हमने किया तो हमको नेस्को का सर्टिफिकेट आया थोड़े लोगों को, और उसके बाद हमको लाइफलाइन गोरेगांव का सर्टिफिकेट आया, उसके बाद हमको नानावटी का सर्टिफिकेट आया। तब जाके हमारे दिल में ये शक उठा कि कुछ बड़ा स्कैम है। ये जो सर्टिफिकेट है वो भी मैनेज करे जा रहे हैं, जो कोविड ये जो वैक्सीन है वो भी मैनेज किया हुआ, या चोरी का है या डुप्लीकेट है। हमने जाके नानावटी वाले को कांटेक्ट किया। नानावटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिल्डिंग में आए थे। उन्होंने क्लियरली डिनाई किया कि हमने कोई भी आपके बिल्डिंग में वैक्सीन दिया नहीं है और ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से मैनेज किए गए हैं। इलाके के विधायक ने मामले में सीआईडी जांच की मांग की है। तो मेरी शंका यह है कि वैक्सीन क्या दिया गया है, या उसके बदले में कोई केमिकल या कोई पानी या क्या दिया गया है। वैक्सीन के जो वायल दिखाए गए थे उस समय फोटोग्राफ में, कुछ लोगों के पास फोटो है, उस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। अभी नॉट फॉर सेल के वैक्सीन यहाँ पर कैसे आए भाई? तो ये भी पुलिस ने तपास करने की आवश्यकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये पुलिस इसके बारे में पूरी तपास करेगी, अन्यथा विधानसभा में, और मेरी मांग है कि पुलिस से अगर तपास नहीं होती 8 दिन में तो इसकी तपास सीआईडी को दी जाए। इस बीच बीएमसी ने मामले की जांच का आदेश देते हुए स्थानीय उपायुक्त से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सोसाइटी का कहना है कि राजेश पांडे नाम के व्यक्ति ने टीकाकरण कैंप लगवाया था और प्रति व्यक्ति 1260 रुपये लिए थे। मामले में संजय गुप्ता और महेंद्र सिंह भी शक के दायरे में हैं। संजय गुप्ता और राजेश पांडे पुलिस के संपर्क में हैं, जबकि महेंद्र सिंह एक बार की पूछताछ के बाद से लापता है। सोसाइटी की शिकायत पर पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज किया है, लेकिन वो जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी का बयान दर्ज कर और वेरीफाई करने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, इंडिया के लिए। और दिल्ली काफ़ी हद तक अनलॉक हो चुकी है, बस नाम का ही लॉकडाउन रह गया है। बाजार खुलते ही भीड़ भाड़ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और एक बार फिर से डर सताने लगा है कि हालात कहीं फिर से न बिगड़ जाएं। इन तस्वीरों को देखकर पता ही नहीं चलेगा कि ये कोरोना काल से पहले की हैं या बाद की। ये बुधवार सुबह दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके आईटीयू की तस्वीर हैं। दक्षिण दिल्ली के खानपुर में लोग बस पकड़कर अपने काम पर जाने की कोशिश में हैं, लेकिन बसें 50% क्षमता के साथ चल रही हैं, इसलिए कम ही लोग बस में चढ़ पा रहे हैं। बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ती जा रही है, देह से दूरी घटती जा रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, टाइम होता है डीटी का और 1-2 घंटा यहीं बीत जाता है। 2 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं, अभी तो कोई बस नहीं आ रही।
15-20 मिनट में एक बस आती है। क्या फायदा इस चीज़ का? भीड़ की बात है, लेकिन कोविड का डर आपके मन में, भीड़ क्योंकि क्या करें, मजबूरी है भैया। अब कोविड इसमें नहीं फैल रहा है, इतना कोविड फैल रहा है, इसमें लोग परेशान हैं। बस के लिए आई कार्ड दिखाओ कहते हैं, उसमें भी बस से नीचे उतार रहे हैं। क्या फायदा है इस चीज़ का? देखो बसों में तो एक सीट पे एक बंदे को बैठा रहा है, मगर यहाँ देखो कितना, एक बंदे के साथ एक बंदा चिपटा हुआ है, उससे क्या होगा? देश का सबसे बड़ा किराना और मेवा का थोक बाजार खारी बावली। इन तस्वीरों को देखकर कोरोना जैसी बातें ही बेमानी लगती हैं। कुछ दुकानों में ग्राहक सामान खरीदने के चक्कर में देह से दूरी भूल रहे हैं। आप देह से दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं जी? देखिए कैसे चिपक के खड़े हैं आप, कोरोना भी गया नहीं है। देह से दूरी का पालन नहीं हो रहा है। देखिए सारे चिपक के खड़े हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो ना ऐसी जगह को पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी कोशिश करते हैं, आपकी बात ठीक है, कोशिश करते हैं कि भी हम दूरी बनाए रखें, लेकिन जैसे माहौल है उस हिसाब से थोड़ा मास्क ऊपर कर लीजिए। जी जी जी, हाँ जी। जब पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोग ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मजदूर वर्ग से क्या अपेक्षा की जाए? भाई मास्क लगा नहीं रखा है आपने, सारे मिलके बैठे हुए हो। हैं? अभी नग लेके आए पहुंचे, अभी ठेले चलाते हैं जी, सांस फूलने लगती है। अरे ठीक है वो, पर मास्क लगा लो, तो साथ बैठे हो तब मास्क लगा लो। अभी तो आप बैठे हो। लगा ले हैं? माना आप ठेला चलाते हैं, मजदूर आदमी हैं आप, सांस फूल जाती है, पर साथ बैठे तब तो मास्क लगा लीजिए। ठीक है जी, ठीक। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? देखिए आपने मास्क लगा के नीचे का रखा है। हाँ। अरे बाबूजी थोड़ा बहुत हवा नहीं आएगा तो ठेला ढोला कहाँ से काम होएगा? वजन ढोने वाला इंसान हो। चालान काट देंगे 2000 रुपए का। बाबूजी चालान काट देंगे, हम लोग का तो कहाँ मजदूर आदमी का चालान कटेगा तो कहाँ से पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ कौन देगा पैसे? व्यापारी कहते हैं ग्राहक ज्यादा होने पर जाने अनजाने गलती हो जाती है। यहाँ होलसेल मार्केट है, अब कस्टमर एकदम इतना ज़बरदस्त आ जाता है, फिर वो सामान देखने में आपस के अंदर इतने में वो किसी का मास्क बेध्यानी में नीचे हो जाता है, कुछ लापरवाही में भी हो जाता है। तो हम खुद दुकानदार लोग तो अपनी तरफ से कोशिश बहुत करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का भी करें, कस्टमर को भी थोड़ा सा मेंटेन रखें, डिस्टेंसिंग का भी, हर चीज़ का। लेकिन कुछ ना कुछ तो देखो एकदम से इतनी भीड़ आती है तो हो ही जाता है यहाँ पे। जानकारों का कहना है कि यही हाल रहा तो अभी काबू में आया कोरोना संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ सकता है। जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे और देह से दूरी का पालन नहीं करेंगे तो हमें बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी। ऑड इवन जैसे नियम या 30 से 50% क्षमता के साथ खोलने जैसी चीजों से ज्यादा जरूरी है कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना। बेशक दिल्ली के हालात अभी काबू में हैं, लेकिन नियम और अनुशासन में लापरवाही हुई तो बेकाबू होने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली में पिछले हफ्ते तक सभी बाजारों और मॉल में दुकानें ऑड इवन के आधार पर ही खुल सकती थी, लेकिन इस हफ्ते सरकार ने इजाज़त दी कि सभी दुकानें एक साथ खुल सकती हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। ऐसे में सरकार को अगर बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देगी तो उसको आगे के लिए विचार करना पड़ सकता है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और अपने कैमरा सहयोगी एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब तक ये बताया जा रहा था कि डायबिटीज की वजह से कोविड का जो संक्रमण है वो कुछ मरीजों में घातक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोविड की वजह से भी लोगों में डायबिटीज हो रहा है। करीब 10 से 15% ऐसे मरीज बताए जा रहे हैं जिन्हें कोविड के इलाज के दौरान या फिर कोविड से रिकवर होने के बाद डायबिटीज हुआ है और इनको इसके पहले कभी भी डायबिटीज नहीं था। तो क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इसे समझा जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। 82 साल के शांताराम पाटिल को कभी शुगर की तकलीफ नहीं थी। 28 मई को कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड से ठीक हुए, लेकिन 15 दिन बाद डायबिटीज और म्यूकोरमाइकोसिस के साथ मुंबई के लायंस क्लब हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इनके डॉक्टर बताते हैं कि करीब 15% कोविड मरीज कोविड के बाद डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ये ऐसे मरीज हैं जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज का नामो निशान नहीं था। पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए ये पेशेंट हमारे पास आए थे, तो ये पेशेंट को जो है शुगर डायग्नोज होने के साथ साथ ही बाकी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि लंग्स के ऊपर इफेक्ट होना, जिसको हम कोविड न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, या वो है। साथ ही में उनके किडनी के ऊपर असर हुआ है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, और जिसमें किडनी के जो पैरामीटर्स रहते हैं जैसे कि क्रियाटिनिन, यूरिक एसिड लेवल, ये बढ़े हुए हैं।
साथ ही में पेशेंट को म्यूकर माइकोसिस का डायग्नोसिस हुआ है। पेशेंट को राइट साइड में फेशियल स्वेलिंग है और उधर उनको एमआरआई पे जो है म्यूकर माइकोसिस का डायग्नोसिस हुआ है। तो शुगर होने के कारण जो है ये केस जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फेज में हमारे पास प्रेजेंट हुआ है। अराउंड 10 to 15% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं है और अभी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या जब भी पेशेंट रिकवरी फेज में रहता है वो समय पे जो है पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज होता है। जानकार बताते हैं कि कोरोना वायरस पैनक्रियाज पर हमला करता है, उनके अंदर इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करता है। कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल हुआ स्टेरॉइड भी शुगर लेवल बढ़ा रहा है। कई युवा मरीज बिना डायबिटीज हिस्ट्री के हाई शुगर लेवल के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक आंकड़ा इसमें डालना मुश्किल है क्योंकि अभी भी डेटा का एनालिसिस हो रहा है, बट काफी तौर पे पेशेंट्स डायबिटीज के नए मरीज पाए जा रहे हैं। इसके कारण काफी हो सकते हैं। एक तो जो कोरोना वायरस है वो जाके बीटा सेल्स जहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो शुगर कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण है उसको अफेक्ट कर रहा है, या फिर ये मरीज ऐसे हैं जिनको पहले से डायबिटीज था मगर उनको जानकारी नहीं थी, कभी चेक नहीं कराया। हमने देखा है कि 20, 25, 30 साल की उम्र के लोगों को, लड़के लड़कियों को भी डायबिटीज हो रहा है कोविड के दौरान, कोविड के बाद, और इनकी शुगर्स जो हैं काफी सीवियर लेवल तक चली जाती हैं और कई पेशेंट्स को इंजेक्शंस इंसुलिन के और गोली दवाइयां काफी समय तक देनी पड़ती है। साथ ही साथ दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसे रहता है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में बहुत बार हमें स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ते हैं, तो स्टेरॉइड्स की वजह से भी शरीर में जो है शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं। कि काफ़ी सारे यंग पेशेंट्स जो है उनको भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है डायबिटीज़ डायग्नोस हो रहा है, हाई शुगर लेवल्स डायग्नोस हो रहे हैं। तो अगर कॉमनली देखेंगे तो ये पाया गया है कि ये जो पेशेंट्स रहते हैं ये प्री डायबिटिक फेज में है, जो जिनमें फैमिली हिस्ट्री है मदर या फादर को शुगर रहने की, जिनमें ओबेसिटी है जिन पेशेंट्स में, और उसी के साथ जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आफ्टर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स या इवन नॉट इंस्पाइट ऑफ नॉट यूजिंग द स्टीरॉइड्स जो है शुगर लेवल्स हाई पाए गए। युवा मरीजों में डायबिटीज की समस्या समय रहते खत्म हो सकती है, बशर्ते शुगर की जांच समय समय पर होती रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुसलमान के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये एक पुराना झगड़ा है, लेकिन पीड़ित परिवार इस दावे को बिल्कुल गलत बता रहा है। गाजियाबाद के लोनी में 70 साल के अब्दुल समद के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में प्रवेश गुज्जर, कल्लू और आदिल हैं। पुलिस का दावा है कि इस मामले के पीछे कोई धार्मिक पहलू नहीं है, बल्कि झगड़े की जड़ तावीज है। और इसमें ये निकल के आया कि एक तावीज इनके द्वारा दिया गया था जो एक्यूज पक्ष है उसको, और उस व्यक्ति के द्वारा ये महसूस किया गया कि ये तावीज़ जो काम करने के लिए लिया गया था वो काम नहीं हो पा रहा है, कुछ उसका उल्टा असर हो रहा है। कुछ इस बात को लेकर उसके मन में इनके प्रति आक्रोश, नाराजगी थी। पुलिस के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस का दावा है कि लोनी के रहने वाले इंतजार नाम के शख्स का प्रवेश गुज्जर से लेन देन को लेकर विवाद था। इंतजार पीड़ित अब्दुल समद का भी जानकार था। इसी बीच 5 जून को प्रवेश और अब्दुल समद के बीच मारपीट हो गई। 7 जून को अब्दुल समद ने प्रवेश और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। फिर 12 जून को इंतजार ने प्रवेश के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज कराया। पुलिस ने पहले इसी मामले में प्रवेश को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब प्रवेश का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने प्रवेश और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट के मामले में कार्रवाई की। हमारा यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है, ये बेबुनियाद इल्जाम है हम पे, केस को दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। लेकिन अब्दुल समद के परिवार का कहना है उनके यहाँ कोई तावीज नहीं बनाता। अब्दुल को किडनैप किया गया है और उनसे मारपीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए गए। हमारे यहाँ पे कोई तावीज गंडे का काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे पुश्तैनी काम है लुहार और बढ़ी का। इस काम को हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई तावीज वगैरह का कोई काम नहीं होता। जेल में बंद मुख्य आरोपी प्रवेश गुज्जर का पूरा परिवार घर से गायब है। मौसी क्या नाम है आपका? फूलवती। हम उसकी मौसी फूलवती से मिले। पहले महीना आया जब भी तभी जो कुछ देख लेके गया। फिर दूसरे महीना आया जब पूरा तकड़ा कर गया। घर में आग लग गई, मंदिर जल गया और पेट में 6 महीना का बच्चा आया,
वो खत्म हो गया। फिर इसने जो जब तीसरी बार आया अब के तो इसे गुस्सा आ गया, इसके पापा का एक्सीडेंट होगा। तीसरी बार में इसने इसके 2 चाटा वाटा मार दिया। फिर यानी इंतजार रातिल बुला लिए, 3 लोग और आए गए। पुलिस के मुताबिक मारपीट में शामिल कुल 6 आरोपियों में 3 मुस्लिम हैं। हालांकि इसका जवाब अब तक नहीं मिला है कि आरोपियों ने अब्दुल की दाढ़ी क्यों काटी और वायरल वीडियो में ऑडियो क्यों हटाया। इस मामले का एक आपराधिक पहलू है तो दूसरा राजनीतिक। इसी बीच सोशल मीडिया में भी मामले ने तूल पकड़ लिया। आपराधिक पहलू की जांच चल रही है, लेकिन राजनीतिक छींटाकशी की रफ्तार कहीं ज्यादा है। लोनी से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुसलिन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। लोगों की नौकरियां न जाएं, इसलिए बेंगलुरु के एक स्कूल ने की एक प्यारी सी कोशिश। दिखाएंगे पूरी खबर आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिना, नौकरी गई, लेकिन बेंगलुरु के एक स्कूल ने यह सुनिश्चित किया कि वहां किसी की नौकरी नहीं जाए। स्कूल कैंपस में ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई। शिक्षकों के साथ साथ दूसरे स्टाफ ने मोर्चा संभाला। स्कूल कैंपस में ऑर्गेनिक फार्मिंग। गोपाल राजस्थान के और इस डे बोर्डिंग स्कूल में कुक है। महामारी की वजह से घर लौटने वाले थे, लेकिन खेतीबाड़ी ने नौकरी बचा ली। बच्चों के लिए खाना बना रहे थे स्कूल में, तो बाद में कोरोना आ गया तो कुछ काम नहीं है, तो काम नहीं तो पेमेंट वगैरह कुछ नहीं है ना। तो बाद में हमने ये पूरा एक प्लान चालू किया खेती का। तो ये खेती करते हैं और इसमें से सब्जी बनाना वगैरह वो सब उगाते हैं और कोरोना पेशेंट को खाना वाना देते हैं। कि बच्चे लोग नहीं तो किसको खाना देते हैं, वो ये काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं। गोपाल की ही तरह यहाँ के सभी 80 नॉन टीचिंग स्टाफ ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से शिक्षक अब इस खेती बाड़ी से अलग कर दिए गए हैं। अब स्कूल की छत पर भी फसल लहलहा रही है और बगीचे में भी। हमने सभी को भरोसे में लिया और कहा कि नौकरी बचाने का यह एक विकल्प है। अब जहां पहले अपार्टमेंट सब्जियां खरीदते थे, वहीं अब हम पेशेंट्स को खाना यहां से सप्लाई कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फल, साग सब्जियां महंगी बिकती हैं। इसके साथ साथ यहां उगाई गई इनकी फसल से अब खाना तैयार कर कुछ को मुफ्त और कुछ को पैसे लेकर दिया जा रहा है, खासकर कोविड मरीजों को। हालांकि इन सब से पूरी सैलरी नहीं निकलती, लेकिन कुछ भरपाई जरूर हो जाती है। आमदनी की कमी की भरपाई का इस स्कूल ने ये एक अलग तरीका ढूंढ निकाला है। किसी की नौकरी भी नहीं गई महामारी की वजह से और परिवार वाले भी खुश हैं। एक अच्छी सोच के साथ बेहतरीन शुरुआत है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना महामारी के चलते तकरीबन 2 महीने से बंद सभी एएसआई संरक्षित स्मारक और म्यूजियम आज से खुल गए हैं। कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन यहां पर करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही पुरातत्व विभाग ने आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी है। जैसे कि ताजमहल में एक दिन में सिर्फ 650 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। और मुंबई के कांदिवली में मौजूद हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।